बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें मैं आपको देता हूँ, लेकिन खबरें देते देते जो पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, उनके ऊपर जुल्म का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब सोराब बरकत साहब को गिरफ़्तार किया, जनाब वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे थे क्लाइमेट पे, उन्हें गिरफ़्तार किया इस्लामाबाद से। उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ से उसे गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके लाहौर ले गए और लाहौर में जनाब एक पुराने मुकदमे के अंदर डाल दिया कि जनाब इस मुकदमे में हमने डालना है। यानी हद हो गई है पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती की। यानी ऐसा पहले ना कभी हमने देखा, ना कभी सुना, ना कभी इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में पहले हुई। लेकिन अब तो इन्होंने 2 नंबरी की हद कर दी है। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया उन्हें जनाब कि एक मुकदमा है इनके ऊपर। और मुकदमा क्या है, इन्होंने जी एक इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू लेके पोस्ट किया। तो भाई इंटरव्यू लेना कब से जुर्म हो गया? इंटरव्यू तो उसामा बिन लादेन का हामिद मीर साहब ने लिया था। मैंने कच्चे के डाकुओं के इंटरव्यू लिए थे। कई दफ़ा हमने दहशतगर्दों के इंटरव्यू लिए। कुछ अर्सा पहले ISPR ने बाकायदा एहसानुल्लाह एहसान, जिसने पाकिस्तान के बच्चों का कत्लेआम किया था, उसका इंटरव्यू करवाया ISPR ने। एहसानुल्लाह एहसान का खुद इंटरव्यू करवाया। कलभूषण यादव का इंटरव्यू हमने देखा। फिर हमने जनाब अभिनंदन का भी इंटरव्यू टीवी पे चलते हुए देखा। यानी यहाँ तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों के भी इंटरव्यूज चलते रहे हैं। तो एक पाकिस्तानी खातून सनम जावेद का इंटरव्यू लेने पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया और जनाब खामोशी के साथ इन्होंने इश्तिहारी भी कर दिया। यानी 5 अगस्त के केस में इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया हुआ है इन्होंने। सनम जावेद ने कहा गया था कि फौज बॉर्डर पे जाए, तो भाई इसमें गलत क्या था? फौज को बॉर्डर पर ही जाना चाहिए, और कहाँ जाना है फौज ने? अब वो फौज को ये तो नहीं कह सकती कि ऐवान सदर पर चढ़ जाओ, या ये तो नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ जाओ, या ये तो नहीं कह सकती कि वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर अटैक कर दो, या ये तो नहीं कह सकती कि पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ। फौज को यही कहना ना, जब भी किसी ने कहना कि आप बॉर्डर की तरफ जाएं, तो उसने वो इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू करने का जुर्म है जनाब। वहां पे जाके जो FIA है वो कहती है जी आप हमें रिमांड दे दें 40 दिन का। वो 40 दिन का रिमांड देके तुम लोगों ने क्या करना है भाई? हद हो गई। 40 दिन का रिमांड मांग लिया। और अदालत को देखें, बजाय इसके कि केस को फारिग करती, अदालत ने 4 दिन का रिमांड जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू साहब ने दे दिया। अब मामला यह है कि सोराब बरकत साहब कोई छुपे हुए आदमी तो थे नहीं। पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर काम कर रहे हैं, रोजाना अपने ऑफिस आ रहे हैं, रोजाना अपने ऑफिस से जा रहे हैं। भाई इस सारे अरसे के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सारे अरसे के अंदर किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई। भाई अगर आप इश्तिहारी कर रहे हैं एक आदमी को, तो बताएं तो सही, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसको कोई नोटिस भेज दें, उससे बात कर लें, वो जाके अदालत में अपने आप को पेश कर ले। पूरा निजाम ही 2 नंबरी और फ्रॉड के ऊपर चल रहा है। यानी वो फ्रॉड जो 2 नंबर किस्म के क्रिमिनल लोग किया करते थे, वो फ्रॉड यानी अपने मुखालिफ को खामोशी के साथ चुप करके नोटिस करा के इश्तिहारी करवा लिया, फिर उसे गिरफ्तार करवा लिया, उसको तंग किया। ये काम घटिया लेवल के क्रिमिनल लोग किया करते थे, जो पाकिस्तान के इदारे अब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। उधर वो आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली साहब वो कवरेज करने के लिए फील्ड में थे, उन्हें वहां से पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में जनाब शनाख्त परेड के ऊपर ले गए हैं। यानी 4 दिसंबर तक उन्हें शनाख्त परेड के लिए ले जाने की अदालत ने इजाजत दे दी। किस बात की शनाख्त परेड है? पूरा पाकिस्तान उनके चेहरे जानता है। एक एक आदमी को पाकिस्तान में जो भी सोशल मीडिया देखता है उसको पता है कि ये आगा शेख सरवर है और ये राय गुलाम अली है। वो कोई ढके छुपे आदमी तो नहीं है, जर्नलिस्ट है भाई, फील्ड में काम कर रहे हैं। खुदा का नाम ले यार, मुल्क के अंदर कानून को और आइन को मजाक बना के रख दिया है। ये अपने मौजे तो कर लेंगे ये लोग, अपने इनको इस्तना मिल जाएंगे, अपनी इनको जनाब एक्सटेंशन मिल जाएंगी, अपनी इनकी तनख्वाहें खड़ी हो जाएंगी, अपनी इनकी दिहाड़ियां लग जाएंगी, ये अपने आप को कुछ अर्सा इक़्तिदार में रख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके जाएंगे। सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तान की हर चीज का इन बेशर्मों ने, और सहाफत का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब आ जाए जरा सुहेल अफरीदी साहब के मामले पे। वो धरना देने के बाद अदालत पहुंच गए, हाई कोर्ट। मैं तो सुबह ये कह रहा था कि हाई कोर्ट जाने का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये हाई कोर्ट गए, जाके इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की उस अदालत को जो पहले से ही एक्सपोज्ड है। यानी इस निजाम के सारे कपड़े इमरान खान ने उतार दिए हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब को इस निजाम का कोई कपड़ा मजीद उतारने की जरूरत नहीं है। वो जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो चुकी है। ये निजाम तो गोलियां मार के ढीठ बन के खड़ा हुआ है। ये निजाम तो औरतों के ऊपर टॉर्चर करके ढीठ बन के खड़ा हुआ है। तो एक बेबसी की तस्वीर एक वजीर आला का बनना मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है। उस वजीर आला को एक तहरीक खड़ी करनी चाहिए, और जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो गई है। सारे कानूनी रस्ते अपनाकर देख लिए। चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं मिल ही नहीं सकता। ये गए वहां पे, उसने कहा मैं नहीं मिलता। वहां पे वो गिला कर रहे हैं जनाब, एक वजीर आला को आप दे देते हैं एयरफोर्स 1 का तैयारा, और एक वजीर आला जो है उसको आप पासपोर्ट भी ब्लॉक कर देते हैं। भाई पासपोर्ट ब्लॉक है तो उसको खुलवाएं ना। अगर पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है तो और बहुत कुछ भी बंद हो सकता है। अगर आपका पासपोर्ट बंद किया है तो आप भी बहुत कुछ बंद कर सकते हैं।
और अगर आप वो कुछ बंद कर देंगे तो आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मैं इस पूरे निजाम को समझता हूं, जब तक आप इनका बाजू नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक आप इनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, ये आपको आपका हक नहीं देंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है। ये अमेरिका से क्यों डरते हैं? अमेरिका इनका बाजू मरोड़ के इनसे अपना काम करवाता है, वो इनको गिच्ची से पकड़ के अपना काम करवाता है, ये उनका काम करते हैं। पाकिस्तानी क्योंकि मिन्नत तरला, इंसानी हकूक, इंसानियत, इखलाकियात या इन चीज़ों के अंदर आप फंसते हैं तो फिर नहीं होता काम। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो फ्रंट फुट पे रह के खेलते रहे इनके साथ, वो बैक फुट पे नहीं गए। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादतियां काफ़ी हद तक रजिस्टर कर ली हैं। अब इसके बाद बेबसी की तस्वीर बनने से निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निज़ाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या राय बन रही है, पाकिस्तान के अंदर क्या राय बन रही है। उन्होंने लोगों से वोट थोड़ी लेने हैं ना, उन्होंने अपने बंदे लाने के लिए उनको वोट दिलवाने। अभी हरीपुर का इलेक्शन आपने देख लिया, बाकी इलेक्शन भी आपने देख लिए, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब ने जो हुज्जत तमाम करनी थी वो हुज्जत तमाम हो चुकी है, और जो आज़ाद करवाना था इमरान खान साहब को, अब मामला इमरान खान साहब से मुलाकात तक आके अटक गया है। राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह बताई जनाब कि क्यों नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही। वो कहते हैं इमरान खान साहब सेहतमंद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है, जेल में कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है, जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं और ट्विटर पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। तो राणा साहब, इसकी वजह से आप एक आईनी और कानूनी हकूक ही मुअत्तल कर देंगे एक कैदी के। अब ये बयानिया बार बार बनाया जा रहा है, आता तारड़ा आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, वो सारे आकर ये कहते हैं जी इमरान खान साहब तो जेल में बड़े कंफर्टेबल हैं, उनको महल जैसा माहौल मिला हुआ है, मर्जी के खाने मिल रहे हैं। ऐसी जेल आज तक ना नवाज शरीफ ने काटी ना जरदारी ने काटी। ये लोग सोच भी नहीं सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नवाज शरीफ की जेल के बारे में उनके अपने साथी और सहाफ़ी बता चुके हैं कि मियां साहब की मौजों वाली जेल थी। मैंने बहुत पहले आपको जब बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, उनके जाने से 2-2.5 माह पहले बता दिया था। और बाद में सारे मेरे से ये पूछ रहे थे, मुईद पीरज़ादा समेत, कि आपको ये कैसे पता चला? तो भाई मुझे ऐसे पता चला कि मियां साहब को जो बंदे जेल में जाकर मिलते थे वो सारी कहानी आके बता देते थे। मियां साहब के तो जनाब फिजियोथेरेपी जो है वो जेल के अंदर होती थी, बाकायदा उनको एक महल नमा एरिया दिया हुआ था जेल के अंदर साइड में। इमरान खान को एक छोटे से सेल में बंद किया हुआ, उसकी तस्वीरें आप सबने देखी हुई है, दोबारा देख लें आप। ये इमरान खान साहब की हालत है, ये उनका सेल है, इसके अंदर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है और बाहर एक बरामदा है, उसके अंदर चंद घंटों के लिए निकालते हैं और फिर वापस अंदर बंद कर देते हैं। गर्मियों और सर्दियों के अंदर उसको यहीं पे गुजारा करना है। ये मैक्सिमम 6x8 का 10 का इतना छोटा सा ये एक है, इसके अंदर ही वॉशरूम है। ये इमरान खान साहब की टोटल जिंदगी है जो उसके अंदर वो गुजार रहे हैं। वो किताब पढ़ने के लिए मिल जाए तो ये बड़ी गनीमत है। अब इमरान खान साहब की इस जेल को ये लोग कह रहे हैं जी महल है, तो इस महल का चक्कर तो सबको लगाना पड़ेगा। तो क्या ये जितने भी लोग हैं इस महल के अंदर 2 दिन गुजार सकते हैं? बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा फिर एक वफाकी वजीर ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है, और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये फेडरल मिनिस्टर रेलवे के हैं, वो ये कह रहे हैं, और ये खुद कितने मजबूत आदमी है सारी दुनिया जानती। मैं बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ जिनसे जाकर ये मिला करते थे और उनसे किस किस्म की रिक्वेस्ट किया करते थे, और उसके अंदर एक दफ़ा ये मेरे पास भी आ गए थे गलती से। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनका अपना माजी बेचारे का क्या रहा है। ये कमज़ोर लोग हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ना सारी ज़िंदगी कोई कैरेक्टर बिल्ड कर पाए। बस इनका यही है कि नवाज शरीफ का किसी तरह दाव लगा रहा है और उसके साथ हमारा दाव लगा रहा है। अपना किरदार ये कभी बिल्ड नहीं कर पाए, कभी बना नहीं पाए, और इतने बड़े लीडर को कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ दी जाएगी। ये अगर ऐसा करने का किसी ने कुछ सोचा भी तो पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाना ना इस टाउट रजीम के बस की बात है और ना ही आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत है। पहली बार कोई लीडर इस तरह ये जंग लड़ गया है। अब कौम को खुद निकलना होगा, कौम को तो निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने कौम के लिए इतनी मार खा ली, इतनी लड़ाई लड़ ली, अब अगर ये कौम अपने लिए खुद नहीं निकलेगी तो वो अपना मौका ज़ाया करेगी और कुछ नहीं करेगी। जावेद हाशमी के अलावा इमरान खान साहब की बहनों ने भी ये कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो लोग ये करेंगे। और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के रजीम के जो मालिकान हैं, जिनमें आसिम मुनीर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, इनकी नस्लें पाकिस्तान में सियासत करने को तरस जाएंगी। इनकी नस्लें पाकिस्तान में अपनी बका के लिए तरस जाएंगी। जो इनके साथ पाकिस्तानी अवाम करेगी अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो। और जो मैं कह रहा हूं ना, ये होना ऐसे ही है जैसे मैंने एक दफा पहले अर्ज किया था कि आप फंस जाएंगे, ये पंगा मत लेना, ये आपके गले में पड़ जाएगा जलता हुआ टायर और आपसे ये ढोल नहीं बजेगा। मैंने इनको ये पहले कहा था, इन्होंने बात नहीं मानी, ये फंस गए। अब मैं दोबारा ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ जेल के अंदर तो इनकी नस्लें जो हैं वो इसको भुगतेंगी बाद में। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा,
उन्होंने ये बताया कि 9 दिन पहले हमें बताया गया कि जब तक आसिम मुनीर की तौसीक का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता किसी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा। हम आज तक ये नहीं समझ सके कि किसी की तौसीक का ख़ानदान के आईनी और कानूनी हक या मुलाकात से क्या ताल्लुक है। अगर एक ख़ानदान का हक कैसे, यानी आखिर एक ख़ानदान का हक जो है वो कैसे हुकूमत किसी मुलाजिम की तौसीक से जोड़ा जा सकता है कि हुकूमत का एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, आर्मी चीफ, अब एक ऑफिसर है सरकारी, एक दिन रिटायर हो जाएगा। इमरान खान की मुलाकात का हक कैसे छीना जा सकता है एक सरकारी मुलाजिम की तौसीक के मामलात के साथ जोड़कर। और अब सारे के सारे वुज़रा जो हैं वो ये साबित करने लगे कि जनाब हमने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, इमरान खान ने कुछ नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रिकॉर्ड खड़ा कर दिया मुश्किलात देखने का, और ये सोच कर ही इनको हौल चढ़ते हैं कि अगर इसकी आधी मुश्किलात भी मुस्तकबिल में इन्हें बर्दाश्त करनी पड़ गई तो इनका क्या बनेगा। ये करना तो पड़ेगा इन्हें। देखिए, पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, इसने भी 2 नंबरी की इंतहा कर दी। जब जुल्म हो रहा होता है तो वो दिखाता नहीं है, लेकिन जब जालिम बाद में मजलूम को अटैक करता है तो वो दिखाता है। हमारे बहुत सारे दानिशवर हैं, वो मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय। यानी ये जो जुल्म हो रहा है इसको मीडिया पाकिस्तान का रिपोर्ट नहीं करता, जो जालिम है उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही मजलूम शिकायत करता है तो सारा मीडिया उसको पै जाता है कि यार मजलूम ने ये क्यों कहा, मजलूम ने वो क्यों कहा, ये कैसा मजलूम है, ये एहतजाज कर रहा है, ये कैसा मजलूम है, ये रो रहा है, भाई मजलूम जो है वो आंसुओं के साथ क्यों नहीं रोया, भाई मजलूम जो है उसने ये वाला काम क्यों नहीं किया। तो मजलूम के अंदर ये कीड़े निकाल रहे हैं। भाई ऐसा फिटे मुंह किस्म का मीडिया तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। जो पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने हरकतें कर दी हैं और मीडिया ने अपने आप को जलील कर लिया, अपना बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया से आवाजें उठ रही हैं और पाकिस्तान का मीडिया जो है वो चुप करके बैठा है। ज़ुल्म खलीलज़ाद ये अमेरिका से कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के रवैये पर हैरान हूं। पूरे 1 माह से एक सूबे के वज़ीर आला, मुल्क भर के लाखों पाकिस्तानी, मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल सियासी जमात और इमरान खान का ख़ानदान सब सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान की जेल में हालत कैसी है, यहाँ तक कि वो जिंदा है या नहीं। मगर एस्टेब्लिशमेंट इनकी इस जायज़ और शफाफ दरख्वास्त को मानने से मुसलसल इनकार कर रही है। वाकई हैरान कुन और सदमा खेज सूरत हाल है। ये ज़ुल्म खलीलज़ाद कह रहा है। इमरान खान साहब के बेटे का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, पिछले वीलॉग में आपको मैंने पढ़ के सुनाया। ज़ुल्म खलीलज़ाद ये बात कर रहा है और वो जानबूझकर एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहा है, अदालत का नहीं ले रहा, क्योंकि अमेरिका समेत पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान को इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, कोई और नहीं चला रहा। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और वही इसको चला रहे हैं। और जितना जुल्म इन्होंने इस मरतबा कर दिया है, इतना जुल्म माजी में कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया था। नादरीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा छोटा सा इनकलाबी स्टेटमेंट दिया और साथ ही दौड़ गए। अपने पैरों पर ये थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो सकते, यानी खड़े होने की इनकी औकात ही नहीं है। मियाँ साहब ने कहा जी इमरान खान को लाने वालों को भी सजा दी जाए। साथ ही सारी दुनिया ने कहा लाओ जी दसो कौन लेके आया, बताएं ना मियाँ साहब कौन लेकर आया। जनरल बाजवा लाया, जनरल फैज़ लाया, जनरल नदीम अंजुम लाया, जनरल आसिम मुनीर लाया, जनरल आसिम सलीम बाजवा लेकर आया, जनरल आसिफ गफूर लेकर आया। कौन लेकर आया इमरान खान को? जर्नैल ही करते हैं ना, जजों की तो औकात ही कोई नहीं है। जज तो बेचारे इशारों के ऊपर चलते हैं, हमेशा से ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। कोई जज खड़ा हो जाए तो उसको निशान इबरत बनाया जाता है, जैसे आजकल जजों को बनाया जा रहा है, जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ किया जा रहा है, जो मंसूर अली शाह साहब के साथ किया गया, जो अतर मनल्ला के साथ किया गया, जो माजी में और जजों के साथ भी होता रहा, अभी भी वही हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ किसको समझता है कि वो जिम्मेदार है? जर्नैलों को ही समझता है ना। तो कोई एक जर्नैल नवाज शरीफ बताए जिसको सजा दी गई हो। नवाज शरीफ ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ का बाजू मरोड़ा गया। फिर मलक अहमद खान साहब मैदान में आए और मलक अहमद खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से, हम सब जानते हैं। जनरल बाजवा ने भी रोना पिटना शुरू कर दिया कि जनाब मैं तुहानू की क्या है, यानी मियाँ साहब को कहें बस कर दें यार, एडा कराना इनकलाब आ गया, आपकी हुकूमत भी बना के दी, अवाम से जूतियां भी खाई, अवाम से जिल्लत भी समेटी, अपने खानदान में भी नाक कटवा ली, पूरी दुनिया में मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकता, जो जनरल बाजवा की हालत है। इसके बाद भी नवाज शरीफ साहब माफ़ी नहीं दे रहे। तो इस पे जनाब आ गए मैदान में अहमद खान साहब, और वो ये कहते हैं नवाज शरीफ का बयान इमरान खान को लाने वाले भी जिम्मेदार हैं, को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि किसी को पकड़कर टांग दो। मैंने उनकी बात पूरी सुनी है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तानी तरक्की के सफर को रोककर इस मुल्क के साथ जुर्म किया गया। सियाको सबाक याद आ गया नून लीग को। नून लीग का इनकलाब इतना ही बाकी रह गया है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ के मुंह से गलती से कोई इनकलाबी जुमला निकल भी जाए तो 24 से 48 घंटे के अंदर नून लीग को उसके ऊपर सफाई पेश करनी पड़ जाती है। इतना इनकलाब इनके अंदर बाकी रह गया। गैरत, इनकलाब, ये सारी चीज़ें मिला जुला के आप देखें तो ये बहुत थोड़ी मात्रा में इनके अंदर मौजूद है, बहुत थोड़ी मिकदार में, कुछ भी नहीं है अब इनके पास, इनके पल्ले ही कख नहीं है।
तो ये जनाब 48 घंटे के अंदर परवेज रशीद साहब एक बड़े इनकलाबी आदमी बनते थे। मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, जनाब अदालती ऑर्डर ले आए और जाकर इमरान खान साहब से मिल लें। और भाई वो अदालती ऑर्डर लेकर जाता है रोजाना, वो जब भी जाता है 8 मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर गया। इमरान खान की फैमिली बार बार अदालती ऑर्डर लेकर गई, वकला को मिलने नहीं देते। परवेज रशीद साहब आपको नहीं पता क्या हो रहा है? आप नहीं जानते कि इस वक्त जर्नैल इमरान खान के दुश्मन बने हुए हैं? सारी जिंदगी आप जर्नैलों को ताने देते रहे, सारी जिंदगी आप कहते रहे कि जर्नैल पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। सारी जिंदगी परवेज रशीद साहब आप इनकलाबी बने रहे और अब आपने जूते पॉलिश शुरू कर दिए नवाज शरीफ के साथ मिलकर। मुझे तो हैरत बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं आपको पहले से जानता था। मुझे आपका पता था कि आप नवाज शरीफ के वफादार हैं, पाकिस्तान के वफादार नहीं है। आप जर्नैलों के खिलाफ नहीं है, आप नवाज शरीफ के हक में है। आपने जो सजा काटी वो नवाज शरीफ के लिए काटी, पाकिस्तान के लिए या इनकलाब के लिए नहीं काटी। आपका इनकलाब मसनूई था और आप एक जमहूरियत के जाली चैंपियन बन के, यानी आप अपनी कहानियां छुपवाते रहे मीडिया में, जनाब मैंने इतने कुट पैगी, मैंने उत्ते कुट पैगी। आपको पता ही नहीं है कि कुट होती क्या है। परवेज रशीद साहब आपको जेल में बंद किया था, हल्की फुल्की फैंटी भी लगाई होगी, लेकिन आपने कॉलमों में लिख दिया कि मेरे इतों खून निकल आया तो उतों खून निकल आया। आप सोच नहीं सकते जो आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के साथ हुआ है, उसका अशरे अशीर भी आपके साथ परवेज मुशर्रफ ने नहीं किया था। और आप जाली इनकलाबी और जमहूरियत के चैंपियन बन के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। चले अच्छा हो गया, आपके चेहरे से ये निकाब भी उतर गया। मैं तो बहुत पहले से आपको जानता था, लेकिन आज बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी पता चल गया कि परवेज रशीद साहब का असली चेहरा क्या है। पाकिस्तान की हालत आप जैसे लोगों ने पता क्या कर दी है? लोगों को पाकिस्तान में रोटी नहीं मिल रही, लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में गरीब लोग अपने असासे बेचते हैं, जिसके बाद थोड़ा बहुत हुनर है वो अपने असासे बेचता है, अपनी चीजें गिरवी रखता है, लोगों से उधार पैसे पकड़ता है, वो बैरून मुल्क काम करने के लिए जाता है कि बाहर से पैसा भेजूंगा, मेरे घर वालों का पेट पल जाएगा। एयरपोर्ट के ऊपर आप लोगों ने रोक लेते हैं, उनके टिकट के पैसे जाया कर देते हैं। अब बताएं वो टिकट दोबारा कहां से खरीदेगा? जिन 8,000 लोगों को आपने जहाज से उतार दिया, वो अपना टिकट दोबारा कहां से लेंगे? लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, वो इसे एक जेल की तरह समझ रहे हैं कि हमें इस मुल्क में बंद कर दिया गया है और यहां पे खाने पीने के लिए भी कुछ बाकी नहीं बचा, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। ये बड़ी बड़ी आपकी चार्जशीट्स आ रही हैं और एक के बाद एक आ रही है। ये साबिक निगरान सूबाई वजीर हैं, ताजिर रहनुमा भी हैं, एसएम तनवीर साहब, वो बताते हैं बेरोजगारी की शरह जो बताई जा रही है उससे बहुत ज्यादा है। फैक्ट्रियां लगातार बंद होती चली जा रही हैं, एक के बाद एक चार्जशीट आ रही है। आईएमएफ की पूरी चार्जशीट आप लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने सुनी, आपको आइडिया हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। बेरोजगारी पर सरकारी रिपोर्ट आ चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार नहीं थे। गवर्नर स्टेट बैंक का स्टेटमेंट भी आपके सामने है। हफीज पाशा साहब बड़े जबरदस्त एक मुआशी एनालिस्ट है, वो कहते हैं जी लेबर फोर्स का 2024-25 का सर्वे कह रहा है कि पाकिस्तान में 7.1% लोग बेरोजगार हैं। एक साल पहले का जो सेंसस था उसके मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारों की शरह 22.1%, अब उससे आगे और मजीद चली गई है। 1,80,00,000 नौजवान बिल्कुल बेकार बैठे हैं। इतना बड़ा नंबर तारीख में वो कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा। फिर जनाब पाकिस्तान का जो एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसकी ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान 180 ममालिक में 135वें नंबर पर आ गया। तो ऐसे मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? और इस सारी सूरत हाल के अंदर तो इनको अभी भी समझ नहीं आ रही। इनकी तरह आप गेमें चेक करें, ये कर क्या रहे। ये SIFC के जो जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, ये जनाब जुमेरात वाले दिन एक रोड मैप लेकर आ गए और ये शहबाज राणा साहब ने खबर दी है। रोड मैप लेकर आ गए, जनाब इकॉनमी ऐसे ठीक नहीं होगी, हम इसको कम्पिटेटिव बनाएंगे और इसको सस्टेन करवाने के लिए जो है वो हम कुछ मजीद चीज़ें करेंगे, वो टैक्सेस को कम करेंगे, कुछ हम इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम करेंगे और इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। जनरल साहब दा की तल्ला, जनरल साहब का क्या लेना देना मईशत के साथ? भाई मईशत के एक्सपर्ट्स बुलाओ। SIFC के बारे में ये मैं तो नहीं कह रहा ना, हाफिज अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट ही सुन लें आप। वो कहते हैं मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए SIFC बनाया गया और कहा गया कि अब सैकड़ों बिलियन डॉलर्स आएंगे। लेकिन हालिया IMF की मुबैना रिपोर्ट से मालूम हुआ कि SIFC के जरिए अपने लाडलों को ठेके दिए जाते हैं, कोई शफाफियत नहीं है और ना सैकड़ों बिलियन डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई, कुछ भी नहीं है। SIFC बनाया था कि जो तरीके से इकोनॉमी चलाई जा रही है उस तरीके से नहीं चलेगी। अब SIFC बनाने के 3 साल के बाद आकर जनरल साहब बता रहे हैं कि तरीकाकार अभी भी गलत है। भाई 3 साल के अंदर आपको सिर्फ तरीका समझ आया और अब आप एक नया फॉर्मूला लेकर आए, आपका ये फॉर्मूला भी ना चला। पाकिस्तान में एक ही फॉर्मूला चलना है, रूल ऑफ लॉ, मैंडेट का एहतराम, आज़ादी इज़हार राय, आज़ाद अदलिया। ये चीज़ें आप करके देख लें और फिर आप देखें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान में कारोबार भी चलेगा, पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो जाएगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप मैंडेट का एहतराम करें, अवामी नुमाइंदगान को फैसले करने दें, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ,
कायम रहने दें, यानी सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए ताकि मीडिया हर गलत चीज़ की निशानदेही कर सके, और पाकिस्तान के अंदर अदलिया को आज़ाद होना चाहिए ताकि अदलिया लोगों को इंसाफ दे सके, जुल्म और ज्यादती को रोक सके। ये आप करके देख लें, पाकिस्तान की मईशत फौरन ऊपर चली जाएगी। जनरल साहब तुम जड़े मर्जी फार्मूले ले आओ, आप इधर से फार्मूला लाएं, इधर से फार्मूला लाएं, जोन सा मर्जी फार्मूला आप ले आए, जोन सा मर्जी रोड मैप आप बना लें, जब तक आप इन 4 चीजों पे अमल दरामद नहीं करेंगे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बॉर्डर पे वापस नहीं जाएगी, तब तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। आप उल्टे लटक जाए, आपने 3 साल में सब करके देख लिया, आप 30 साल और लगा के देख लें। हम भी यहीं बैठे, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और आप भी यहीं पे, हम आपको 30 साल के बाद बताएंगे कि आपने बेड़े गड़क करके रख दिया। वैसे इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने